सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह, पहला पोर्ट कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। तो तमिलनाडु में स्थित है ये वीओ चिदम्बरम पोर्ट और अभी बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला ये भारत का पहला पोर्ट बन गया है। अभी इसका उद्घाटन किया हमारे जो शिपिंग मंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल ने। अब ये डिजिटल ट्विन है क्या, या इससे होता क्या है? तो इस तकनीक से उस पोर्ट का, उस बंदरगाह का रियल टाइम वर्चुअल मॉडल बनाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? संचालन की मॉनिटरिंग और सुरक्षा बेहतर होती है। शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं इसको और सिंपल करके आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अच्छा, ये तो शब्द आपने सुना होगा ना कि उसके ट्विन्स हुए हैं। जब किसी के बच्चा होता है तो हम कहते हैं ना ट्विन्स हुए हैं, मतलब जुड़वा हुए हैं। वो सलमान खान वाली जुड़वा पिक्चर भी आपने देखी होगी, जैसा एक भाई करता है वैसा ही दूसरा भाई करता है, दिखने में सेम होते हैं। तो उसी से आपको समझाता हूं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल ट्विन की। तो ट्विन मतलब तो हम समझ गए जुड़वा जैसे का दूसरा कॉपी एकदम, और डिजिटल मतलब जो कॉपी हुई है वो डिजिटल फॉर्म में हुई है। मतलब किसी भौतिक वस्तु की, फिजिकल कोई भी चीज है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल कोई शहर हो गया, कोई मशीन हो गई, कुछ भी, तो उसकी आप डिजिटल कॉपी बना लो। वो डिजिटल कॉपी कंप्यूटर में बनेगी और अब उस भौतिक वस्तु में जो फिजिकल, जो एक्चुअल में चीज है, उसके साथ जैसा हो रहा होगा ना रियल में, वैसा ही उस डिजिटल कॉपी के साथ हो रहा होगा जो हमने कंप्यूटर में बनाई। तो हमें पता चलता रहेगा कि उस फिजिकल जो भी वस्तु है, जो भी मशीन का आपने डिजिटल ट्विन बनाया, कोई भी शहर, कोई भी सिटी, कोई भी फैक्ट्री, जिसका भी बनाया, कि उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही है। इसे और सिंपल करके एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि एक पवन चक्की, विंड टर्बाइन हमने ले लिया, मैंने उसका डिजिटल ट्विन बना लिया, मतलब उसकी एक कॉपी मेरे पास कंप्यूटर में आ गई। अब वो टर्बाइन जैसा फील कर रही होगी, जैसा चल रही होगी, वो सारी जानकारी मुझे कंप्यूटर में मिलती रहेगी कि हवा की गति क्या है, तापमान कितना वो फेस कर रही है, उसकी जब ब्लेड्स घूम रही है तो उनकी स्पीड कितनी है, सब मुझे कंप्यूटर पे पता चलता रहेगा। वहां पे सेंसर वगैरह लगे तो सब चीजें मुझे पता चलती रहेगी। मान लो यदि उसका कोई बैरिंग, घूमने से उसका कोई बैरिंग गर्म हो रहा है, तो मुझे डिजिटल मॉडल पर उस कंप्यूटर में तुरंत चेतावनी मिल जाएगी कि भैया इसका बैरिंग गर्म हो रहा है, और जल्दी ये खराब हो जाएगा। तो उस एक्चुअल में जो पवन चक्की है वो खराब होए उससे पहले ही मुझे जानकारी मिल गई, मुझे पता चल गया, तो मैं उसे रिपेयर कर दूंगा। तो मैंने उसे खराब होने से बचा लिया। उसी तरह एआई का इस्तेमाल करके मैं भविष्य में आने वाली जो भी समस्या होगी उसका भी पता लगा सकूंगा। तो बात आपको समझ में आ रही है ये डिजिटल ट्विन कितना काम का है? तो प्रश्न हमारा यही है, डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा बन गया? तो वो है तमिलनाडु में जो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है यहाँ का। तो अब इसका डिजिटल ट्विन मेरे पास आ गया, तो इसमें जो भी समस्याएं होंगी वो मुझे पहले से पता चल जाएगी और उसमें मैं सुधार कर पाऊंगा। अब मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बंदरगाह मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। वधावन पोर्ट हमने पढ़ा था। वधावन पोर्ट, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था पीएम मोदी ने। कहां पर है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। चाबाहार पोर्ट ईरान में है, और इसका जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है उसको भारत ने लीज पे ले लिया था 10 सालों के लिए। सितवे पोर्ट म्यांमार में है। कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में है। हाइफा पोर्ट इजराइल में है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे शुरू हुई थी। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, लेकिन चीन ने बनाया है। विजिंगम पोर्ट ये केरल में आपको मिलेगा। भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये। कुछ और प्रश्न देखें तो वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में टॉप पर रहा पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। और शाहिद राजाई पोर्ट कहां पर है? ईरान में है। यहाँ पे जो एक जहाज था जिसमें रॉकेट फ्यूल भरा हुआ था वो ब्लास्ट हो गया था, तो ये चर्चा में रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना इसका नाम है, ये किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? विजिंगम बंदरगाह, जो आपको मिलेगा केरल में। और भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ये कहां पर शुरू हुआ? गुजरात के कांडला में जो दीनदयाल पोर्ट है वहीं पे। और ये देश का पहला ऐसा प्लांट भी है जो किसी बंदरगाह के परिसर में तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का नामकरण कहां पर किया था? तो आंसर होगा मुंबई में। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हाई एनर्जी प्रोटोन एक्सेलरेटर सिस्टम ये कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का हाई एनर्जी प्रोटोन एक्सेलरेटर सिस्टम ये स्थापित किया जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य है एक्सेलरेटर ड्रिवन सिस्टम के माध्यम से देश के थोरियम भंडार का उपयोग करना और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा देना। इस परियोजना को मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहां पर? विशाखापत्तनम में। अब इन दोनों बातों को मैं आपको समझाता हूं कि हाई एनर्जी प्रोटोन एक्सेलरेटर सिस्टम क्या है। तो ये एक तरह की वैज्ञानिक मशीन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से
जो प्रोटॉन हो गए उनको बहुत अधिक स्पीड दे देती है, और ये तेज स्पीड वाले प्रोटॉन फिर सीसा या बिस्मिथ जैसी भारी धातु से टकराते हैं, और इस टक्कर से स्पेलेशन रिएक्शन होती है और बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन परमाणु रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन को शुरू करने में मदद करता है। और इसका क्या मतलब हो गया? एक्सेलरेटर ड्रिवन सिस्टम। तो इस तकनीक में जो न्यूट्रॉन है वो बाहरी प्रोटॉन एक्सेलरेटर से मिलते हैं, और ये रिएक्टर सब क्रिटिकल होता है, इसलिए अगर एक्सेलरेटर बंद हो जाए तो ये जो प्रतिक्रिया है ये अपने आप रुक जाती है। इससे परमाणु रिएक्टर ज्यादा सुरक्षित बनता है। अच्छा, भारत के लिए इस सिस्टम का महत्व क्या है? एक्चुअली में भारत के पास विश्व का लगभग 25% थोरियम भंडार है। तो ये जो सिस्टम है ये थोरियम को यूरेनियम 233 में बदल करके ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगी। मतलब हमारे पास थोरियम है, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे थोरियम का इस्तेमाल नहीं होता डायरेक्ट, वहां पे यूरेनियम 233 का इस्तेमाल होता है। तो इस सिस्टम से हम जो थोरियम है ना उसको बदल देंगे थोरियम 223 में, और इससे ऊर्जा उत्पादन में हमें मदद मिलेगी। तो याद रखना है, प्रश्न क्या था? हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम ये कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। अच्छा, विशाखापत्तनम से ही कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। अगर आपसे पूछे अभी दूसरा बंदरगाह बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ था पिछले साल, विशाखापत्तनम में हुआ था ये, और ये प्रश्न किसी एग्जाम में आया भी था। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 में जो हुआ था विशाखापत्तनम में। अभी 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन होगा विशाखापत्तनम में। पिछले साल ये पूरी उड़ीसा में हुआ था। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना जिसका नाम है वाटर वर्थ, उसके लिए भारत में किसे अपनी लैंडिंग स्थल को रूप में चुना है? तो मुंबई और विशाखापत्तनम। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण अभी शुरू हुआ विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नाम से एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। तो विशाखापत्तनम से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी को अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है आदिवासी समुदाय के पारंपरिक बाजरा जिसे मिलेट बोलते हैं, इस पर आधारित भोजन को बढ़ावा देना। बाजरा को हम श्री अन्न या मोटा अनाज भी कहते हैं। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, और भारत विश्व में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अच्छा, भारत ने बाजरा उत्पादन बढ़ाने के लिए एक मिशन चलाया था, कौन सा? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन मिलेट। अब हमने कहा कि ये पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू, इसको नाम दिया अराकू कोनी, इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती होती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उगादी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। यहाँ का क्लासिकल डांस होता है कुचिपुड़ी। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी, पुलिकट झील है, कोल्लेरू झील है, यहीं पर मिलेगी। कुछ और प्रश्न देखें यहां से। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में चौथा औद्योगिक क्रांति का तीसरा केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। इससे पहले दो यहां पर ऑलरेडी है, मुंबई और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, इन्होंने राज्य में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दूसरे और तीसरे बच्चे जो पैदा करेंगे उनको प्रोत्साहन दे रही है 25,000 रुपए का। ये बच्चे पैदा करो 25,000 रुपए मिलेंगे। और आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की भी घोषणा कर दी है। उसके अलावा भारत का पहला AI+ कैंपस कहां पर खुलेगा? अमरावती आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अभी पोंडेरू खादी को GI टैग दिया गया था। भारत का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बनाया जाएगा। भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश का अमरावती। जगन्नाथ थोट्टा प्रभाला तीर्थम फेस्टिवल को आंध्र प्रदेश ने स्टेट फेस्टिवल घोषित किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए रायथन्ना मिकोसम नाम से एक योजना शुरू की। तो ये सब पॉइंट्स आंध्र प्रदेश से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में चिली देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा जॉस एंटोनियो कास्ट। तो सिंपल सा याद रखेंगे, जॉस एंटोनियो कास्ट ये अभी चिली देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। अब पहले मैं आपको चिली देश ले चलता हूँ, फिर हम रिवाइज कर लेंगे अभी जिन भी देशों में प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री जो भी लीडर बने वो। पहले आप देखो, ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक ये लंबा सा देश है चिली, जिसकी कैपिटल होती है सैंटियागो, करेंसी है चिलियन पेसो। प्रेसिडेंट जॉस एंटोनियो कास्ट यहाँ पे शपथ ले ली अभी इन्होंने। और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल
ये जो अटाकामा मरुस्थल है यहीं पर आपको मिलेगा। और जो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांगुआ, ये आपको मिलेगी अर्जेंटीना में। लेकिन देखें तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा के बहुत करीब है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था चिली, ये अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बन गया जिसे डब्ल्यूएचओ ने आधिकारिक रूप से लेप्रोसी मुक्त घोषित किया था। और पूरी दुनिया में बात करेंगे तो ये दुनिया का दूसरा देश बन गया लेप्रोसी मुक्त होने वाला। इससे पहले जॉर्डन बना था 2024 में। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। अब आ जाओ, मैंने आपको कहा अभी जिन भी रिसेंटली देशों में नए प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी चेक रिपब्लिक में नए प्रधानमंत्री एंड्रेज बाबीज बने। हमने पढ़ लिया चिली देश के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी। और नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री जोनास गहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगार रोगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग्स। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामेल इद्रिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। और गिनी देश में राष्ट्रपति मामाडे डोम्बोया। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली। ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोहताज खामेनेई को। और बांग्लादेश के भी नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पर्पल फेस्ट 2026 मुख्य रूप से किसके लिए आयोजित किया गया। तो आंसर होगा दिव्यांगजनों के लिए। तो अभी दिव्यांगजनों की प्रतिमा और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। उद्देश्य है दिव्यांगजनों की प्रतिमा, उपलब्धियों और अधिकारों को बढ़ावा देना तथा समाज में समावेशिता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। थीम भी है समावेशिता, समान अवसर और दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। इसका आयोजन करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2023 में, जब वो हुआ था गोवा में। अब इसी तरह से कुछ और फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था जगन्नाथ होटा, ये तो पढ़ लिया ना हमने, जगन्नाथ होटा प्रभाला तीर्थम फेस्टिवल, इसे आंध्र प्रदेश ने स्टेट फेस्टिवल घोषित किया। मंगसिर बग्वाल फेस्टिवल का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। लोसर उत्सव लद्दाख। संगाई महोत्सव मणिपुर। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा। इमोइनु एर्रात्मा महोत्सव मणिपुर। गान नगाई उत्सव मणिपुर। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन हुआ नागालैंड में। और पहला सोयाबीन महोत्सव भी मनाया गया नागालैंड में। पहला राजाजी उत्सव का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ था राष्ट्रपति भवन में। और आपको याद होगा सी राजगोपालाचारी जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इनकी प्रतिमा अभी लगाई गई है राष्ट्रपति भवन में। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस। और राज्य के ईट खोरी महोत्सव का आयोजन हुआ था झारखंड के चतरा जिले में। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव मनाया गया जैसलमेर में। डोल यात्रा त्योहार असम में। होला मोहल्ला महोत्सव मनाया गया पंजाब में। उड़ीसा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी दूसरा भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन किया गया था। हेरात पोस्ट त्योहार, इसका आयोजन होता है हेरात महोत्सव जिसे आप कहते हो जनरली, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभी सागर कवच मॉक ड्रिल ये कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा केरल। तो सागर कवच मॉक ड्रिल 2026 भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित एक सुरक्षा अभ्यास है। ये द्विवार्षिक अभ्यास है और इसका आयोजन कौन करता है? भारतीय तटरक्षक बल। उद्देश्य है समुद्री तटों की सुरक्षा, आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने की तैयारी की जांच करना। और इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं? भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, राज्य की मरीन पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इसमें हिस्सा लेती है। और अभी इसका आयोजन कहां पर हुआ था? केरल और माहे के तटों पर। माहे जो पुडुचेरी के अंदर आता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सागर कवच एक मॉक ड्रिल अभ्यास है, उसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी इसी तरह से कुछ और अभ्यास 2026 में जो हमने किए वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ एक्सरसाइजेस। एक धर्मागार्जन अभ्यास हमने पढ़ा था, भारत और जापान के बीच में होता है, अभी उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयर फोर्स की दक्षिणी वायु कमान ने इसका आयोजन किया था। कहां पर? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार अभ्यास अभी भारत अमेरिका के बीच हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। लामितीय अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में।
इन सीटू अभ्यास, जो कि एक एयर एक्सरसाइज है, भारत थाईलैंड के बीच में हुआ। हिंद महासागर क्षेत्र में जो मलक्का जल डमरू मध्य है या मलक्का जल संधि है, वहां पर उसी के पास। मिलान अभ्यास, ये हमारा एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इंडियन नेवी इसका आयोजन करता है और अभी इसका आयोजन किया गया था विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। वायु शक्ति अभ्यास, भारतीय वायुसेना ने इसका आयोजन किया था राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, तो ये सारे 2026 वाले थे। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब इन्होंने समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं को शुरू किया या शुरू करेंगे, कहां से? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो हमारे केंद्रीय संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और अभी इन्होंने समृद्ध ग्राम नाम से एक डिजिटल सेवाओं को अभी मध्य प्रदेश में शुरू किया है, मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में। उद्देश्य क्या है? भारत नेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बैंकिंग सेवाएं सीधी पहुंच सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इन समृद्धि केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण जीवन को स्मार्ट और डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाएगा। अब इन्होंने ये समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं को मध्य प्रदेश में शुरू किया, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल हो गई है, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, मछली है महशीर। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से, तो आपको याद होगा पीपीपी मॉडल पर आधारित ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के धार जिले में रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। और पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन भी किया गया था भोपाल में। राहवीर योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी तो दिल्ली बना था, लेकिन पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। और राहवीर योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर सड़क में कोई दुर्घटना हो जाती है, आप वहां से निकल रहे हो, आपने देख लिया, तो आप उसकी मदद करो। जो गोल्डन आवर होता है, मतलब गोल्डन आवर किसे कहते हैं? जब दुर्घटना हुई आपकी आंखों के सामने, तो फटाफट उसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ। मतलब दुर्घटना होने के बाद का जो 1 घंटा होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल होता है। अगर वो सही समय पे हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है तो उसकी जान बचाई भी जा सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाता है उस गोल्डन पीरियड में, उस गोल्डन आवर में, और वो व्यक्ति की जान बच जाती है, तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। तो यही है राहवीर योजना। तो इसको शुरू करने वाला पहला राज्य तो मध्य प्रदेश और पहला यूनियन टेरिटरी बना है दिल्ली। भारतीय सेना ने अभी फरवरी में जबलपुर मध्य प्रदेश में लघु और हल्के हथियारों के नियंत्रण पर पहले यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की मेजबानी भी की। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में जो खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र है, वहां से कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया। मध्य प्रदेश 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी मना रहा है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 कब से कब तक मनाया? तो आंसर होगा 9 से लेकर 15 मार्च 2026 तक। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन आरबीआई ने किया 9 से लेकर 15 मार्च 2026 तक। और थीम क्या है? थोड़ा ध्यान से, यानी कि बी अलर्ट, बी केयरफुल। तो उद्देश्य है लोगों को डिजिटल पेमेंट, यूपीआई कर रहे हो, क्यूआर कर रहे हो, या कोई भी मोबाइल पेमेंट आप कर रहे हो, तो उसके बारे में जानकारी और सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, ताकि वे डिजिटल फ्रॉड से बच सकें। तो इसको मनाना शुरू किया था 2021 में। इस बार ये छठा संस्करण आप कह सकते हो, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। आरबीआई के द्वारा इसका आयोजन होता है। तो आरबीआई के बारे में जाने तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय इसकी जो स्थापना है ये हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर रहे सीडी देशमुख। इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर आपको मिलेंगे। एक है सरिश चंद्र मुर्मू, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन और पूनम गुप्ता। ठीक है, तो आरबीआई से ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान होनी चाहिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 13 मार्च 2026 को मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो आंसर होगा आईएनएस त्रिकंद। तो भारतीय नौसेना का जहाज है आईएनएस त्रिकंद। इसने मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य है समुद्री सहयोग को मजबूत करना, ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना और भारत मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना। बाकी आईएनएस त्रिकंद जो ये जहाज है, इसकी बात करें तो भारतीय नौसेना में तलवार श्रेणी का एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये स्टील्थ का मतलब होता है दुश्मनों के रडार में नहीं आता, और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है।
इसका निर्माण तो रशिया में हुआ था, हमने इसको नौसेना में शामिल किया था 2013 में। अब मॉरिशस की बात हो रही है तो ये रहा मैप में मॉरिशस। कैपिटल पोर्ट लुइस होती है, करेंसी मॉरिशियन रुपी, प्रेसिडेंट है धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री है नवीन रामगुलाम। कुछ प्रश्न देखें यहाँ से। तो आपको याद होगा पिछले साल यूनाइटेड किंगडम ने अपने अधीन चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस करने की घोषणा की थी, और आइडियाज योजना के तहत भारत में रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना मॉरिशस। और भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया था? तो मॉरिशस। और अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन भी किया गया था मॉरिशस में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था मॉरिशस। किस जहाज पर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से रवाना किया गया था? तो आईएनएस त्रिवेणी उसका नाम है, कि मुंबई से मॉरिशस तक गया था और फिर वापस मुंबई लौटा था। और पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया था। ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। और भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र ये कहां पर खोला गया? मॉरिशस आंसर होगा। विश्व हिंदी सचिवालय भी आपको मिलेगा मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में। ठीक है, तो मॉरिशस से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को हम पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। मैथ्स में आपने पाई का मान पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू वैसे तो बहुत लंबी होती है, लेकिन 2-3 डिजिट तक हम याद रख लेते हैं। क्या होती है? 3.14। इतना तो सबको याद है, वैसे आगे चलता जाता है ये। तो 3.14 तो याद है, तो यहीं से आप इसको याद भी रख सकते हो। देखो 14 मतलब 14 तारीख हो गई, और 3 मतलब तीसरा महीना, मार्च का महीना। तो 14 मार्च ये हम पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको याद रखना बड़ा आसान रहेगा। जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे डेज में आपको रिवाइज कराता हूं, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। हर बार लगातार 15 दिन के अंदर अंदर, अभी देखो 15 तारीख है, 15 दिन के अंदर अंदर जो भी दिवस आए हर बार मैंने आपको रिवाइज कराया। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपका टेस्ट लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि 1 मार्च से लेके अभी तक कौन कौन से दिवस हम मार्च में मना चुके हैं और कौन कौन से आपको याद है, जिससे आपको पता लगेगा। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए भी मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्तीकर योजना को किसने लॉन्च किया? पंजाब ने। स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? UIDAI। और देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई है? मेनका गुरुस्वामी। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन को लॉन्च किया गया, नाम है अवतार। और 99.93 परसेंटाइल लिटरेसी रेट के साथ देश का दूसरा यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु गरिमा के साथ मरने के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है? आर्टिकल 21। नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किस संस्था ने लॉन्च किया? नाबार्ड। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिडेटरी पीयर्स को किसने खत्म कर दिया? ब्रिटेन। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 मार्च को, जो कि मार्च के दूसरे सोमवार को होता है। और आखिरी प्रश्न था, काइल वॉकर ने संन्यास की घोषणा कर दी, उनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। ब्रिटेन के प्लेयर हैं वो। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था मणिपुर के भी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा युमनाम खेमचंद सिंह। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।